बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम अपने चैप्टर 4 ए सेलुलर लाइफ में इन एसएलओस को कवर करेंगे। देखने में एसएलओ ज़्यादा है लेकिन टॉपिक बड़ा सिंपल है। एसएलओस हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं? सबसे पहले तो एसएलओ में हमसे कहा जा रहा है आप जस्टिफाई करें, यानी कि आप रीजंस यूज करते हुए बताएं कि आपका स्टैंस ऐसा क्यों है। और हमने क्या स्टांस लेना है, क्या जस्टिफाई करना है कि वायरस जो है ना, इसको होस्ट सेल चाहिए ही चाहिए ताकि ये उसमें पैरासिटाइज कर सके, यानी उसमें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, आसान अल्फाज में वायरस को होस्ट सेल चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। कहता है वाई, जस्टिफाई करो। दूसरे में हमसे कह रहा है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि वायरस जो है वो अपने होस्ट सेल के अंदर सरवाइव करता है और होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचा रहता है। तो आपने बताना है कि ये ऐसा क्या करता है कि ये अपने होस्ट सेल के अंदर सरवाइव भी करता है और उसके इम्यून सिस्टम से भी बचा रहता है। तीसरे में हमें कहता है कि आपने वो मेथड को डिटरमिन करना है जो वायरस यूज करता है टू सरवाइव अनफेवरेबल कंडीशन। कब? जब ये होस्ट सेल में नहीं होता। ठीक है, जब वायरस होस्ट सेल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर रहा, यानी वो होस्ट सेल के अंदर नहीं है, तो बाहर के एनवायरनमेंट की जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, वायरस इनमें कैसे सरवाइव कर रहा होता है, हमने ये अपने इस एसएलओ में पढ़ना है। तो ये तीनों एसएलओ को मैंने मिला के एक नॉलेज बनाया है विच इज पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस, कि हमारे पास वायरस अपने होस्ट सेल पे डिपेंडेंट है, ये भी उसकी पैरासिटिक नेचर में आता है। कैसे वो उसके इम्यून सिस्टम से बच रहा है होस्ट सेल के, ये भी उसमें आता है। और जब वो होस्ट सेल में नहीं है तब कैसे बचा रहता है कि दोबारा से होस्ट सेल में जाने पे वो डिजीज कॉज कर देते हैं। तो ये सब इसकी पैरासिटिक नेचर से रिलेटेड है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंट्रो है, इसे हम कवर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। वायरसेस जो है ना, ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि तमाम वायरसेस को हम कहते हैं दे आर ऑब्लिगेट, इंट्रासेलुलर और पैरासाइट। ये टर्मिनोलॉजी मैं समझा चुका हूं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। पैरासाइट मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, स्पेशली किसी दूसरी स्पीशीज के मेंबर पे डिपेंडेंट होता है, उससे फूड लेता है और सरवाइव करता है। अगर इसका वो दूसरा मेंबर जिसे आप होस्ट कहते हो वो ना हो, ये सरवाइव नहीं कर पाता या ये उस पर डिपेंडेंट होता है। इंट्रासेलुलर मतलब है ये सेल के अंदर रहेगा। ये ऐसा वायरस है जो सेल से बाहर नहीं सरवाइव करता, इसे सेल के अंदर जाना पड़ता है ताकि ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके नए वायरसेस बना सके। और तीसरी बात, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये अपने होस्ट सेल के बगैर सरवाइव नहीं करता। होस्ट होता है तो ही उसमें रेप्लिकेट करके अपनी कॉपीज बनाता है और सरवाइव कर रहा होता है। अगर इसे होस्ट ना मिले तो ये इंडिपेंडेंट सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑब्लिगेट। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर है कि वायरसेस को हम क्यों ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। ठीक, अब वायरसेस के अंदर एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है, दे आर हाईली स्पेसिफिक टूवर्ड्स देयर होस्ट। ऐसा नहीं है कि एक वायरस है, यहां एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में वायरस है, कोई भी पर्सन आए, ह्यूमन आए, डॉग आए, कैट आए, कोई भी आए, कोई भी इंडिविजुअल या स्पीशीज का मेंबर आए तो वो वायरस उसमें जाके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता। वायरस अपने होस्ट को लेकर स्पेसिफिक होता है और वो उसी स्पेसिफिक होस्ट के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है। जैसे हमने जो अभी तक एग्जांपल पढ़ी हैं, पिछले एसएलओ में पढ़ी है, उनका जिक्र कर लें। बैक्टीरियोफेज हमने पढ़ा, ये ऐसे वायरसेस हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और किसी पे नहीं करते। ये क्या है? इनकी स्पेसिफिसिटी है। हमने स्टैनले का वर्क पढ़ा था, आइवानोस्की का वर्क पढ़ा था टोबैको मोज़ेक वायरस से रिलेटेड। हमने वहां जिक्र किया था कि ये वायरस हमेशा आपके पास टोबैको प्लांट्स को ही इफेक्ट कर रहा होता है, हमने किसी और प्लांट का जिक्र नहीं किया था। इसी तरह आप देखते हो ह्यूमन्स वायरसेस हैं, वो ह्यूमन के अंदर ही इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं, किसी और में नहीं करते। लेकिन मजे की बात यह है, जब आप ह्यूमंस के अंदर आते हो तो आपको पता लगता है कि जो ह्यूमन वायरसेस है ना, ये ज्यादा स्पेसिफिक हैं। ज्यादा स्पेसिफिक से मुराद ये है कि ये ह्यूमन बॉडी में भी हर टिश्यू को इन्फेक्ट नहीं करते, किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू के सेल्स को ही इन्फेक्ट करते हैं। और उसकी वजह हमें मालूम है कि उन टिश्यू सेल्स पे इस वायरस के रिसेप्टर्स होते हैं जिसके साथ ये जाके अटैच करते हैं और फिर वहां उसके अंदर रेप्लिकेट करते हैं। जिस टिश्यू सेल में इसके रिसेप्टर नहीं है वहां आप देखते हो ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। तो ह्यूमन में हम देखते हैं इसकी स्पेसिफिसिटी और भी ज्यादा हो जाती है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, ये हम देखते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सेल्स हैं उनमें इंफेक्शन कॉज करता है।
इसी तरह आपके पास HIV वायरस, ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा होता है, और हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस वायरस क्या करते हैं, ये आपके लिवर सेल्स को इफेक्ट करते हैं, बाकी सेल्स को इफेक्ट नहीं करते। तो ये इनकी हाई स्पेसिफिसिटी है। और क्यों करते हैं, हमने अगर याद करो पीछे स्पाइक्स की बात की थी, वायरस के एनवेलप पे सरफेस पे स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं स्पाइक्स, जिनकी मदद से ये अपने होस्ट सेल में अटैच होके उसमें एंटर होके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो इन स्पाइक्स का काम ही ये है कि जिस स्पेसिफिक सेल के ऊपर इनके रिसेप्टर मिले वहां ये बाइंड करे और होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करें। हम देखते हैं ओवरऑल, अगर मैं समराइज करूं तो हमारे पास वायरसेस में नैरो रेंज है। नैरो रेंज किस लिए, इनकी स्पेसिफिसिटी की वजह से, कि किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म में ही आप देखोगे डिजीज कॉज करते हैं। जैसे मीजल की एग्जांपल ले लो, इसकी रेंज बहुत नैरो है क्योंकि ये आपके पास कम स्पीशीज के मेंबर्स को ही इफेक्ट कर रहा है। जनरली आप देखते हो ह्यूमन में ये डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन इसके बरक्स आप देखो, आपके पास रेबिस वायरस है। इसमें आप देखते हो कि जो इसका होस्ट है वो मल्टीपल मैमल्स हो सकते हैं। ये डॉग, कैट, ह्यूमन, किसी भी मैमल को जाके इन्फेक्ट करता है और उसमें रेबिस डिजीज कॉज कर देते हैं। तो ये आपके पास वायरस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। कहते हैं बाकी पैरासाइट्स की निस्बत ना, वायरस के बरक्स भी आपके पास पैरासाइट्स होते हैं, हम किंगडम एनिमिलिया में भी पढ़ेंगे। आप देखते हो वायरसेस ज्यादा सक्सेसफुल पैरासाइट्स हैं, ठीक। और उसकी वजह क्या है कि ये अपने होस्ट सेल में बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इनकी तादाद बड़ी जल्दी बढ़ती है। और ऐसा क्यों होता है, अब देखो हम अपने एसएलओस को डायरेक्ट हिट करना शुरू हो गए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वायरसेस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से फरार हासिल करते हैं, उससे बच जाते हैं, उसकी नजरों में नहीं आते, जिस वजह से होस्ट इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो यही वजूहात हैं कि हम देखते हैं कि ये वायरस को एक सक्सेसफुल पैरासाइट बनाती है। आसान अल्फाज में अगर मैं समराइज करूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को, जो इसको एक सक्सेसफुल पैरासाइट बना रहे हैं, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये नए एनवायरनमेंट में बेहतर अडॉप्ट करते हैं, जिस वजह से आप देखते हो ये मल्टीपल होस्ट को इफेक्ट करते हैं, ठीक। ये वायरसेस जो हैं ये कई तरह की होस्ट पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनमें रेजिलियंस बहुत ज्यादा होती है कि अगर बाज़ औक़ात एक आधा होस्ट जो है उसमें रेजिस्टेंस आ गई है, वायरस उसमें अटैक नहीं कर पा रहा, तो वायरस के पास दूसरी ऑप्शन होती है। या अगर एनवायरनमेंट में कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया कि एक स्पेसिफिक होस्ट, एक स्पेसिफिक स्पीशीज के मेंबर्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हुए वहां पे, तो वायरस जो है वो किसी और होस्ट पे अटैक कर लेता है, तो वो रेजिलियंट हो जाता है। इसके अंदर परवेसिव नेचर होती है, यानी कि ये अटैकिंग मोड में, ये इंट्रासेलुलर है, तो ये बहुत ज्यादा आप देखते हो अपने होस्ट सेल के अंदर अटैक करके रेप्लिकेट कर रहा होता है। अब ये हमारी वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम अपने एसएलओ के अकॉर्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने एसएलओ के अकॉर्डिंग देखना है वो वायरल डिपेंडेंसी है होस्ट सेल पे। यही हमारा पहला एसएलओ था कि जो वायरस है वो होस्ट सेल के बगैर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये ऑब्लिगेट होते हैं, इन्हें लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट सेल चाहिए, और इसकी वजह इनके स्ट्रक्चर और इनकी जो एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन हुई है वो है। हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि वायरस जो है वो आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर है, उसका जेनेटिक मटीरियल है और बाहर प्रोटीन का कैप्सिड है, ये आपके पास वायरस है और कुछ है ही नहीं। तो हम देखते हैं कि ये ए सेलुलर होने की वजह से ना, इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेलुलर मशीनरी है वो नहीं होती, ठीक है। जो मल्टीपल तरह के एंजाइम्स चाहिए होते हैं, को एंजाइम चाहिए होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स चाहिए होते हैं सेल के रिएक्शन करवाने के लिए, वायरस में ये मशीनरी नहीं है, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर पाता, इसके अंदर खुद से मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, और यही वजह है कि ये अपने होस्ट के ऊपर इस वजह से रिलाय कर रहा होता है, डिपेंडेंट हो जाता है। ये देखो, ये एनिमेशन जब देखो इसे आप कंप्लीट करो, हमने जूम करें इसको, हमने इसे आगे पढ़ना भी है, डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन जरा यहां देखो इसको, ये देखो, ये वायरस आके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के ऊपर ना लैंड कर रहा है सेल के, और उसके बाद ये अपने जीनोम को, जेनेटिक मटेरियल को उस सेल में पेनिट्रेट करता है, और जब वो वायरल जीनोम होस्ट सेल में जाता है तो आप देखते हो वहां जाके ये इस वायरस के लिए नए जीनोम और प्रोटीन पार्टिकल्स बनाता है, जिसकी वजह से उस होस्ट सेल में इसके मल्टीपल न्यू वायरसेस बनते हैं, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो, और एक वक्त आता है होस्ट सेल में ये वायरसेस इतने ज्यादा होते हैं, होस्ट सेल बस्ट कर जाता है, किल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये नए वायरसेस रिलीज होके
दोबारा से न्यू होस्ट सेल, हेल्दी होस्ट सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह आप देखते हो इनकी लाइफ साइकिल होस्ट पे डिपेंडेंट होती है। होस्ट होता है तो इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। सारी यही बातें कि आपके पास होस्ट सेल डिस्ट्रॉय होता है, जो न्यू वायरस हैं, पार्टिकल्स हैं, वो रिलीज होते हैं अल्टीमेटली। यही चीज़ इसकी पैरासिटिक नेचर को हाईलाइट करती है। ये सारी जो अभी आपने जिफ देखी है वही प्रोसेस यहाँ बताया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। मैं एलैबोरेट इसलिए भी नहीं करूँगा कि ये जो लाइफ साइकिल है ना, ये हमने अगले एपिसोड्स में कवर करनी है। ठीक है, इवेंचुअली क्या होता है, वायरस जो है वो होस्ट की जो स्पेसिफिक मेटाबॉलिक मशीनरी या मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक खुद को अडॉप्ट कर लेता है, ताकि वो होस्ट के सिस्टम को हाईजैक करे और उसको यूटिलाइज करे नए वायरसेस बनाने के लिए। ठीक है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट के तौर पे इफेक्ट करते हैं और सेल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके तादाद को बढ़ाते हैं। दूसरा हमारा सल्लो था कि ये वायरस होस्ट सेल में रहते हुए होस्ट के इम्यून सिस्टम से कैसे बच जाता है। हमने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ये कुछ तो ऐसा काम कर रहा है जो इसको होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचा रहा है। इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि हर वो फॉरेन पार्टिकल जो सेल का हिस्सा नहीं है, बाहर से आया है, उसको डिटेक्ट करो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो वायरस भी तो फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से आया है। अब हम देखते हैं वायरस बचता कैसे है। ठीक है, ये कुछ मैकेनिज्म्स यूज करता है जो इसे होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाते हैं। जैसे कि नंबर 1 चीज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका बड़ा ताकतवर हथियार है वो ये, इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा होती है। ये बात हम अभी पीछे इन्फ्लुएंजा वायरस में भी पढ़ के आए थे कि उसकी वैक्सीन क्यों इफेक्टिव नहीं रहती। यही चीज आप जनरली भी अप्लाई करते हो कि जो वायरसेस है ना, रेगुलर बेसिस पे आप देखते हो इनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ रहा होता है, जिसकी वजह से होस्ट जो है वो कोई ऐसी एंटीबॉडीज, उसका इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं कर पाता जो एक स्पेसिफिक वायरस को स्प्रेड ना करने दे। क्यों? क्योंकि अगर होस्ट का इम्यून सिस्टम किसी एक वायरस के लिए एंटीबॉडी बनाता है तो उस वायरस में चेंजेस आती हैं, उसका एक नया स्ट्रेन बन जाता है। वो जो पहले वाली एंटीबॉडी है वो इस नए वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, जिस वजह से ये स्प्रेड करता रहता है और मजीद उसमें भी वेरिएशन होती रहती है, जिस वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो उसे डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। जैसे बड़ी कॉमन एग्जांपल अभी इन्फ्लुएंजा वायरस, पीछे इसकी वैक्सीन की लिमिटेशन पड़ी। HIV हम पढ़ेंगे, HIV में भी क्या है, एड्स कॉज करता है और अल्टीमेटली आप देखते हो पेशेंट की डेथ हो जाती है। हम इस वायरस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा मेथड कि आपके पास जो वायरसेस है ना, ये एक और चालाकी करते हैं कि ये बाज़ औक़ात आप देखते हो खुद को होस्ट की मेम्ब्रेन प्रोटीन से कवर कर लेते हैं। ठीक है, कि आपके पास होस्ट सेल जो होते हैं इनके ऊपर भी प्रोटीन्स होती हैं जिनकी मदद से इम्यून सिस्टम इनको डिटेक्ट करता है और वो आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरी अपनी बॉडी के सेल्स हैं, मैंने इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना। बाज़ वायरसेस इतने शातिर होते हैं, जिनमें आप HIV वायरस को भी पढ़ते हो, कि ये क्या करते हैं, होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचने के लिए होस्ट सेल वाला लबादा ले लेते हैं। जैसा उनका हुलिया वैसा हुलिया अपना लेते हैं, ताकि आपके पास जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो इन्हें फॉरेन पार्टिकल ना समझे बल्कि बॉडी का ही सेल समझे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके एनिमी आपकी फौज के अंदर दाखिल हो जाए और वो बजाय अपने यूनिफॉर्म पहनने के हमारी ही आर्मी का यूनिफॉर्म पहन ले, तो जनरली आप देखोगे कि आप उसे यूनिफॉर्म से आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे। जहां इतने सारे आर्मी सोल्जर्स होंगे उनमें वो अकेला जो है वो भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो आपकी ही आर्मी का सोल्जर है। यही चालाकी वायरसेस भी करते हैं, ये अपने बाहर होस्ट की मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ना उनको आप कह लो शो करते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे ये आपकी बॉडी के सेल्स हैं। नेक्स्ट एक और चालाकी ये करता है कि जो वायरस है इसकी अपनी भी तो प्रोटीन्स होती हैं ना जो इसकी सरफेस पे शो होती हैं, और यही वो प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है, या इन्हीं प्रोटीन्स के अगेंस्ट हम वैक्सीन बनाते हैं। तो एक तरीका ये है कि वायरस जो है वो अपनी इन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कम कर लेता है, यानी डाउन रेगुलेट करता है इनकी एक्सप्रेशन को। आसान अल्फाज में अपनी जो उसकी सरफेस प्रोटीन्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम कर देता है, ताकि ना वो प्रोटीन इसके कैप्सिड एनवेलप पे शो हो और ना ही इम्यून सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करके इसको किल करे। जिसकी वजह से आप देखते हो कि जो फेगोसाइट सेल्स होते हैं वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते और इसकी फेगोसाइटोसिस यानी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, किल नहीं कर पाते, और इसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने 3 जनरल मेथड्स पढ़े जिनसे वायरस इम्यून सिस्टम, होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच रहा होता है। लास्ट हमारा एसएलओ में कहता है
कि जब वायरस होस्ट सेल के बाहर है तब ये कैसे बचता है। ठीक है, इसे इंशाल्लाह हम लोग कल कवर करेंगे। लेक्चर टाइम हमारा कंप्लीट हो रहा है। क्या वो मेथड्स हैं, ठीक है, कुछ स्लाइड्स हैं, इन्हें हमने कल इंशाल्लाह कवर करना है कि अगर होस्ट सेल से बाहर है वायरस तो क्या करेगा ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपके पास डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे पहले एडवांस प्रैक्टिस करो। कल तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।